बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है फोर्स डायग्राम। ये क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है फोर्स डायग्राम। तो फोर्स डायग्राम कहते किसे है? ऐसे नाम से ही पता चलता है कि ये एक डायग्राम है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि फोर्स डायग्राम इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट गिवन इन अ सिचुएशन। मतलब एक सिचुएशन में जितने भी फोर्सेस दिए हैं उनका विजुअल मतलब लेबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसे हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। जैसे एक डायग्राम में हम चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है, तो इस तरह के एक सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं तो उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हम बनाते हैं तो उसे फोर्स डायग्राम कहते हैं। अब एक्सप्लेनेशन इसका इस तरह है कि फोर्स डायग्राम इज टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ अ लेबल डायग्राम एरोज रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स के इसमें जो है लेबल डायग्राम होता है ये फोर्स डायग्राम, और जिसमें हम टाइपिकली फोर्सेस को लेबल करते हैं और इसमें हम एरोज बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हुए हैं एक सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट पर। तो एक ए फोर्स डायग्राम में जो एरोज होते हैं वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फोर्स डायग्राम को बनाने के लिए कुछ स्टेप है, तो वो है टू ड्रा फोर्स डायग्राम यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। Reduce the object as a dot. Draw arrows representing the forces applied on object. एक सिंपली डायग्राम में तो हम इस तरह करते हैं कि मीन्स एक एग्जांपल है कि बुक पे एक फोर्स लग रहा है तो उससे हम एक डायग्राम में हम बुक बनाते हैं और फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फोर्स डायग्राम में ये डिफरेंस है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको डॉट में तब्दील कर लेते हैं। मतलब एक बुक पे फोर्स लग रहा है तो हम इस बुक को डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर जितने भी अप एंड डाउन फोर्सेस लग रहे हैं तो उन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम फोर्स डायग्राम बनाना चाहते हैं तो पहले जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहे हैं उन्हें हम डॉट में रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर उस पर जितने भी फोर्सेस है वो एरोज में रिप्रेजेंट कर देंगे जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा हो, और उनको अपना लेबल नेम दे देंगे कि ये फोर्स है, इसकी वजह ये है, ये इसकी वजह से है। इसकी यूजेस क्या है? फोर्स डायग्राम आर यूज्ड इन टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, टू एनालाइज द फोर्सेस अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, टू डिटरमाइन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। मीन्स कि इसकी ज़रूरत ये है फोर्स डायग्राम की केस में हमें पता चल जाता है कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर, और हम इसमें फोर्सेस को एनालाइज करते हैं किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कितनी वैल्यू है फोर्स की, और इसमें हमें नेट फोर्स का पता चलता है कि इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट पर। अब इसका एग्जांपल इस तरह है कि हम एक बुक कंसिडर करें जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, तो उसका हम सिंपल डायग्राम तो इस तरह बनाएंगे कि एक टेबल के ऊपर बुक रखा होगा और उसके ऊपर बुक हम बनाएंगे और उस पर फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फोर्स डायग्राम में इस तरह नहीं होता है। फोर्स डायग्राम में हम बुक को डॉट में रिप्रेजेंट करके उसमें जितनी भी फोर्सेस है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसिडर अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक। One is the weight of the object of the means book due to gravitational force, and other is normal force due to a table. To draw the force diagram of this situation, first reduce a book to a dot and draw the arrows pointing away from the dot book representing the two forces shown in figure. Means के एक बुक है जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक उसका वेट है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है और दूसरा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपको नीचे गिरने से मतलब इसके आर पार जाने से बचाता है और ये परपेंडिकुलर फोर्स आप पे लगाता है तो इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इस पे जो दूसरा फोर्स है बुक पर वो टेबल लगा रहा है और वो है नॉर्मल फोर्स। तो अब इस सिचुएशन को ड्रा करने के लिए हम एक बुक बनाएंगे और इसके जो नॉर्मल फोर्स है वो अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है। तो हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरोज बनाएंगे और उसको नाम देंगे नॉर्मल फोर्स एंड वेट। तो ये होगा इसका सिंपल डायग्राम। अब जब हम इसका फोर्स डायग्राम बनाएंगे
तो हम इस बुक को डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट करके ऊपर का एरो बनाएंगे और नीचे का एरो बनाएंगे जो नॉर्मल फोर्स और वेट को रिप्रेजेंट करता होगा। फोर्स डायग्राम में जो एरोज होती है वो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है और जितने भी जो डॉट होता है इसमें वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस पर वो फोर्सेस लग रहे होते हैं। अब इसके बाद है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? Balanced force are those forces that cancel each other effect when applied on an object. मीन्स बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है और वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करती है, मतलब ज़ीरो इफेक्ट होता है उस पर। बैलेंस फोर्सेस must have unique same point or line of action. The net or resultant force of balanced forces is always zero. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही है तो ये दोनों तो बैलेंस फोर्सेस ये तब होंगी जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब जो बैलेंस फोर्सेस है इसके जो दो फोर्सेस उनका एक यूनिक सेम पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन होता है, मतलब ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अब जो बैलेंस फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब जो फुल फोर्स होता है, मतलब जो आखिरी में इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है बैलेंस फोर्सेस में। इसका एग्जांपल इस तरह है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट से बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। मीन्स बैलेंस फोर्सेस जो होती है वो सेम मैग्नीट्यूड में होती है लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है। तो ये बैलेंस फोर्सेस जो होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है लेकिन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। सो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है। अब फॉर एग्जांपल एक बुक है वो टेबल पर पड़ा हुआ है तो इस पे जो है वो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा है और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है। सो तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसीलिए ये बुक टेबल पर पड़ा हुआ है, रेस्ट में है। अगर ये एक एंगल में हो जाए ये टेबल तो फिर ये नॉर्मल फोर्स ना अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं रह रहे, फिर ये एंगल में हो जाते हैं और ये इन मैग्नीट्यूड इनका अपोजिट हो जाता है, तो इसलिए बुक जो है वो मोशन के स्टेट में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। अब है अनबैलेंस फोर्सेस। Two forces are called unbalanced forces if they cannot cancel each other effect when applied on object. तो ये एकदम ऑपोजिट है ये बैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स में इफेक्ट कैंसिल करते हैं लेकिन अनबैलेंस फोर्स में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते, सो इसीलिए ये अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। द अनबैलेंस फोर्सेस कैन हैव सेम एज वेल एज डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन। इनका पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस इज नॉट ज़ीरो। इसका रिजल्टेंट फोर्स क्यों ज़ीरो नहीं होता? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते और ऑब्जेक्ट में इफेक्ट लाते हैं। क्योंकि ये दोनों इफेक्ट कैंसिल नहीं करते, डिफरेंट फोर्सेस होते हैं मैग्नीट्यूड में। इसका एग्जांपल है द फोर्स अप्लाइड ऑन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बुक आर अनबैलेंस फोर्सेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर बुक का फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस हो जाए तो वो गिर जाता है, मोशन के स्टेट में जाता है, तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। अब है पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और किस लाइन में एक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसे लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। और अब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एक टू फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, तो उसे हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब पैरेलल फोर्सेस के दो टाइप्स है, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। मीन्स के एक दो फोर्सेस है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो, तो उसे लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक टू फोर्सेस है ए एंड बी, एक मेटल बार है, मतलब एक मेटल का एक रॉड है, उस पे ए एंड बी फोर्सेस, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस डायग्राम में इस तरह है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन एक डायरेक्शन में लग रहे हो, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब
They are parallel forces because the line of action and of these forces are parallel and they point in the same direction. अब ये लाइक पैरेलल फोर्सेस क्यों है ये दो फोर्सेस? क्योंकि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे को पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन में भी है, इसलिए ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब इसका दूसरा टाइप है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये इसका उलट ही है। पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब कि एक दो फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल भी हो लेकिन ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब फॉर एग्जांपल एक वही पहला वाले एग्जांपल के एक मेटल बार है, उस पे सी एंड डी फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हो और लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। वो इसलिए है क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल भी है और ये डायरेक्शन इनका डिफरेंट है। अब है जैसे अभी हमने पढ़ा पैरेलल फोर्सेस, तो इसका दूसरा टाइप भी होगा वो है नॉन पैरेलल फोर्सेस। इसे फोर्सेस एट एंगल भी कहा जाता है, फोर्सेस एट एंगल एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस। अब पैरेलल फोर्सेस वो है जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, तो नॉन पैरेलल फोर्स क्या होगा? तो फोर्सेस अप्लाइड आर नॉट ऑलवेज पैरेलल, मतलब जो फोर्स हम अप्लाइड एक ऑब्जेक्ट पर होता है वो हमेशा पैरेलल नहीं होते। समटाइम्स फोर्सेस भी अप्लाइड एट एंगल, मतलब हम एक एंगल में एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, मतलब उनका लाइन ऑफ एक्शन एंगल में होता है एक दूसरे की तरफ। इट मेक्स सम एंगल विथ ईच अदर। These forces are called forces at angle और नॉन पैरेलल फोर्सेस। मतलब कि एक फोर्स जो है वो सीधा लग रहा है और दूसरा फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे है वो 40 डिग्री में लग रहा है, तो ये एक दूसरे के लिए एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसलिए ये नॉन पैरेलल फोर्सेस है या इसे हम फोर्सेस एट एंगल भी कहते हैं। ये दोनों नाम सेम है, आप इसे याद रखें, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना। अब है रिजल्टेंट फोर्स। व्हाट इज रिजल्टेंट या और नेट फोर्स? The net or overall forces when size and direction of all forces acting are taken in account is called resultant force। मतलब कि जो नेट ओवरऑल फोर्स है, मतलब सारा फोर्स हम साइज और डायरेक्शन इसका जो है वो इन अकाउंट में ले लें, मतलब एक साथ ले लें, तो इसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं या नेट फोर्स भी इसे कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारे एक दूसरे की टॉपिक में ही आते हैं ये फोर्स डायग्राम में। अब दूसरी वीडियो में, इसके बाद वीडियो में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक